बेटा ही चाहिए। हे गंगा मैया, कल हमारा गौना है। काश कि हम आपको भी अपनी किताबों की तरह बांधकर अपने ससुराल आजमगढ़ ले जा पाते, पर कोई बात नहीं। हम अपने बचपन को आपकी लहरों के साथ छोड़े जा रहे हैं। बस हमें आशीर्वाद दीजिएगा कि हम अपने शहर पटना का नाम अपने ससुराल आजमगढ़ में खूब रोशन करें। अरे बिटिया, ये थाली बजाने की रीत तो बेटा होने पे होती है। बेचारी रजनी के यहाँ बेटी पैदा हुई। वंश बेटा या बेटी के होने से नहीं, बल्कि कुछ कर दिखाकर परिवार और समाज में नाम रोशन करने से होता है। हमका तो हमारी मंजू बहू से केवल बेटा ही चाहिए। नमस्ते माधव भैया। अरे माधव भैया, एक काम था। अरे यार, कल हमारा गौना है यार। अब जो भी बात है वो कल के बाद ही होगी, ठीक है? दिल की दिल से आवाज पर एक छोटा सा तोहफा भेज रहे हैं। धर्मपत्नी जी, हम चाहते हैं कि कल आप इसी साड़ी में मिसेस सरोजा राय बन के निकले। सुबह सुबह फिर से साड़ी काटने में जुट गई ना। पिछले 1 साल से ना तुम्हारा ये कार्यक्रम हर सुबह चालू हो जाता है। अगर आज ये कढ़ाई पूरी नहीं हुई तो कल गौना के दिन क्या पहनोगे? और जब हम 1 साल से सपना देख रहे हैं तुम्हें इस साड़ी में दुल्हन बनी देखने का, उसका क्या होगा? अरे बड़की माई, ये लो, देखो माधव भैया की शेरवानी। अरे बाल ले आया तू। ये कितना बढ़िया। बढ़िया है। और ये देखो, ये है हमार शेरवानी, एकदम सेम टू सेम। तू भी क्या दूल्हा की बराबरी करने को सोच रहा है? ए कलावती, बात बराबरी की नहीं है, बात है भाई भाई के प्रेम की। हाँ माई, देखो बात बराबरी की ना है, बात ये है कि हम और माधव भैया बहुत पहले प्लानिंग किए थे कि गौने वाले दिन एकदम सेम टू सेम शेरवानी पहनेंगे। हाँ भाई, हमको अपने परिवार के ई प्रेम व्यवहार पर बहुत नाज है मिसेस प्रमुख जी। अरे इन चारों भाइयों का आपसी प्रेम देखकर इस गांव जवार में कोई नहीं समझ सकता कि इनमें सगा कौन है और चचेरा कौन। अब ये भला कोई कैसे समझेगा? यहाँ तो सब भाई एक जैसन है। एक जैसन इसलिए मिसेस प्रमुख जी, क्योंकि कलावती ने इस घर को हमेशा अपने पराये की सोच से ऊपर रखा। अरे हम तो कहते हैं कि घर में अगर रघुकुल का रीति है तो कलावती के कारण। ये सच्चा कलावती कि तुमने माधव को हमेशा अपने जान प्राण से बढ़कर माना है, और यह कारण है कि कलावती ने बिना किसी संकोच और स्वार्थ के अरे संग्राम के हिस्से का जमीन माधव को दे दी। तुम सचमुच महान हो कलावती। ये क्या कह रहे भाई साहब? महान तो आप हैं जो बिन बाप के बच्चों को। अरे कोनो ईमान धर्म है? अरे नानी, हुआ का है, बात का है। अरे का नहीं हुआ है? वो मुआ रिक्शा वाला हमको वो लंबे लंबे रास्ते से लेके आ गया ताकि हमसे पैसा नहीं थे। अरे शांत नानी, शांत। अरे भैया को समझाइए ना। अरे क्या समझा? अरे बस 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 नानी, बस। अब आप उस रिक्शे वाले को छोड़िए और बारात के बारे में सोचिए। अरे अब नानी आ गई है ना, तो समझ ली कि बारात सज गई। हाँ अच्छा चलो मुन्ना, जाओ जाके सामान उतार लो रिक्शे में से। और सुनो,
उनका बोलना क्या मूर्ख नहीं है। हाँ, ऐसा पाठ पढ़ाएंगे को की नानी याद आ जाएगी। नानी जा रहा हूँ ना, आप एक काम करो, ठंडा वंडा पियो। अरे ठंडा पिलाओ इन्हें। हाँ। जा जा। दिखाइए। अरे तुम लोग छोड़ो। लो बिटिया, दामाद जी के भेजे हुए तोहफे को देखने का पहला हक तुम्हारा है। दामाद जी ने तो बड़ी अच्छी साड़ी भेजी है। दामाद जी को जरी की बड़ी अच्छी पहचान है। क्या बात है भाई, माँ बेटी में क्या बातें हो रही हैं? देखो जी, दामाद जी साड़ी भेजे। अच्छा, तो बहुत ही सुंदर साड़ी है। उन्होंने पहले तुमसे कुछ कहा था? भैया मान गए जीजा जी को, चुन के मुबारकपुर की सच्ची बनारसी भेजी है। ये साड़ी तो पूरे 50,000 से ऊपर की है। क्या बात कर रही हो? 50,000? अभी से दीदी का कितना मान हो रहा है। सारा मानना गौने से पहले ही होता है। माँ, किस सोच में डूबी हो? तुम तो जानते हो बिटिया कि हम किस सोच में डूबे हैं। अब तुम ही बताओ, दामाद जी इतनी सुंदर साड़ी आज के दिन भेजे तो सोच कर ही भेजे होंगे ना। जरूर वो ये चाहते हैं कि तुम ये साड़ी गौना के दिन पहनो, और यही सही है। वो बड़े लोग हैं, उनकी पसंद भी ऊंची होगी ना। उनको गौना के दिन यही साड़ी पहननी चाहिए। माँ, तुम कैसी बातें कर रही हो? भले ही ये साड़ी बहुत कीमती है, बहुत सुंदर है, पर तुम्हारी बनाई हुई साड़ी के आगे इसकी कोई कीमत नहीं है। इस साड़ी के हर धागे में तुम्हारा प्यार पिरोया हुआ है, और हम यही साड़ी पहनेंगे। हम माँ है तुम्हारी भावना को समझते हैं। पर बेटिया, अब तुम सिर्फ एक बेटी नहीं हो, तुम एक पत्नी भी हो, और हो सकता है कि दामाद जी का भी मन जुड़ा हो। माँ, तुम बेकार में चिंता कर रही हो। अगर वो चाहते कि हम उनकी भेजी हुई साड़ी पहने तो वो हमको बता देते ना, चिट्ठी दिए होते, कोई फोन किए होते। और वैसे भी माँ, हम जब तक इस घर की दहलीज में है ना, तब तक हम अपने बेटी होने के सारे अरमान पूरे करना चाहते हैं। और जब हम यहाँ से विदा होके चले जाएंगे तो हम अपने बहू होने के और पत्नी होने के सारे धर्म निभाएंगे। ठीक है ना? अब हम यही साड़ी पहनेंगे। वाह बेटी वाह, तुम्हारी इस सोच पर हमें गर्व है बेटा। अब आप बाप बेटी जो भी सोचे, मेरी तो यही राय। देखना, साड़ी को लेकर दामाद जी का फोन आता ही होगा। हाँ, तुम बेकार में परेशान हो रही हो, ऐसी कोई बात नहीं है। सुनिए ना, हमें माधव के गौने में जाना ही होगा। माधव तो प्यारा है ही, पर 1 साल से जो प्यार का रिश्ता सरोजा निभा रही है, मन कर रहा है कि हम अपने हाथों से दोनों का गठबंधन करें। देखो मंजू, चाहता तो मैं भी यही हूं ना कि तुम इस गौने में शामिल हो, लेकिन तुम तो जानती हो ना कि पूरा परिवार, खास करके अम्मा, तुम्हारा कितना ख्याल रखती है। और जब से तुम प्रेग्नेंट हुई हो, तब से तो मानो उनका सारा ध्यान सिर्फ तुम पर ही लगा रहा है। उनका बस चले तो तुम्हें कमरे से बाहर ना निकलने दें। गौना तो बहुत दूर की बात है। ये सब तो ठीक है, पर हम गौना में जाना चाहते हैं। आप ही कुछ जुगाड़ लगाइए ना। आप तो इस घर के बड़े हैं, आपकी कोई बात नहीं टालेगा। आप बात कीजिए। अच्छा भाई, तुम्हारा इतना ही मन है जाने का, तो मुझे तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। पक्का? पक्का, तुम चिंता मत करो। अरे वाह, कितना सुंदर लग रहा है ये आप पर। जीजी, ये साड़ी है ना, आप परीक्षा वन में पहनिएगा, और देखिएगा जब आप इस साड़ी पहनकर बाहर निकलेंगी ना, तो जेठ जी का मन होगा कि फिर से गौना कर लो। तुम हो ना जो बोलती हो। पहले अपने लिए पसंद करो, फिर हमारे बारे में सोचना।
जी आप भी ना। हाँ। अरे ये देखो, अरे हम कितना अच्छा लग रहा है, कितना खिल रहा है तुम्हारे ऊपर। हाँ जी तो सुंदर है। आई देखो। अरे मंजू आओ बैठो, यहाँ बैठो, संभाल के। मंजू बहुत अच्छा किया कि तुम यहाँ आ गई। अरे तुम्हें पसंद कर दो ना साड़ी, वह साड़ी हम गौना में पहनेंगे। क्यों जी? चाची पहले आप ये तो डिसाइड कीजिए कि मंजू गौने पर कौन सी साड़ी पहनेगी। हाँ वो तो क्या मतलब? अम्मा वो बात क्या है कि मंजू का बड़ा मन था माधव के गौने पर जाने का, तो अगर आप बोले तो। इतना बार तो समझा चुके हैं हम तुम्हें बेटा, इस हालत में मंजू का यात्रा करना ठीक नहीं है। अब उनके नैहर तक तो जाने नहीं देते हम, वहां इतनी दूर सरोजा तुमना में कैसे भेज दे बोला? जी हम सब लोग जा रहे हैं ना, और मंजू का इतना मन। कहाँ कलावती तुम मुहा जाती हो एकदम। और विजेंद्र, ये बात तो तय है कि मंजू ये देह लेकर गौनम तो नहीं जाएगी। काहे कि बात मंजू की नहीं है, हमारे खानदान के वारिस की। और जब भी बात वारिस की होगी, फैसला घर के बड़े ही करेंगे। और तुमको क्या लगता है, जौन हम ये बात के लिए मान गए, तुम्हारे बाबूजी इस बात के लिए आसानी से मान जाएंगे? और जौन कोई उनका समझाने मनाने खातिर जाएगा ना, क्या पता घर की बाकी औरतन को भी गौने में जाए से रोक दूं। ई का बात हुआ, कोई फोन नहीं, कोई मैसेज नहीं, पता नहीं क्या कर रही है सरोजा जी। अरे उस साड़ी तो कब का पहुंच गया होगा, फिर भी कोई फोन नहीं की। हद होती है लापरवाही की। और यहां हम है कि फोन पे फोन किए जा रहे हैं, और ये फोन हमें नॉट रीचेबल बता रहा है। और वहां हुआ है कि उनको तो हमारी कोई चिंता ही नहीं है। हम भी एक काम करते, हम ही फोन को बंद किए देते। पर याद रखिएगा सरोजा जी, अगर कल आप हमको हमारी दी हुई साड़ी में नहीं दिखी ना, तो ये बात तो पक्का है, छोड़ आएंगे हम आपको आपके बंसी नगर में। फिर करिएगा पूरी जिंदगी अपने माँ बाप की सेवा, हम नहीं लेवाएंगे आपको, समझी? दीदी देखो, तुम्हारे गौने के लिए हम लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं। हाँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इनका फोन तो अभी भी स्विच ऑफ आ रहा है, लगता है किसी रस्म में गए होंगे। हम बाद में मिलाएंगे, अभी तो खाना बनाने की तैयारी करते हैं, वरना देरी हो जाएगी। सरोजा, ये तुम क्या कह रही हो? तुम आज के दिन खाना बनाओगी? हाँ। नहीं, अब तुम सीधे अपने ससुराल की रसोई में ही जाना। वैसे भी एक बार शगुन चढ़ने के बाद दुल्हन को रसोई से दूर ही रखा जाता है, और आज ही तुम्हारा शगुन चढ़ा है ना, याद है? हाँ माँ, सब याद है, पर हमारा ना बड़ा मन कर रहा है। और वैसे भी शगुन की रस्म इसीलिए होती है ना कि दुल्हन कहीं जल ना जाए या कोई अपशगुन ना हो जाए। तो तुम बिल्कुल निश्चिंत रहो, हम इस बात का पूरा ध्यान रखेंगे और ऐसा कटहल का कोफ्ता बनाएंगे ना कि तुम सब अपनी उंगलियां चाटते रह जाओगे। बिटिया, तुम तो रोज ही बहुत बढ़िया खाना बनाती हो। कल तुम्हारी विदाई है ना, इसीलिए तो
सुनो सुनो सुनो, जिसे भी सरोजा के हाथ का बना कटहल का कोफ्ता खाना है ना, अपने अपने हाथ खड़े कर, और नहीं खाना है तो बैठे रहो। दीदी तुम ना कभी कभी अपने हाथों से बनाया हुआ ये कटहल का कोफ्ता पार्सल कर देना। देखा माँ, अब बताओ क्या कहती हो? हाँ भाई, हमारे तरफ से भी हाँ। क्यों जी? जब खाना बनाते वक्त खुशी दिल में हो ना, तो वो खुशी खाने में भी आ जाती है। और आज हम आप सबको खुश करना चाहते हैं। जीती रहो बेटी। अब हम जा रहे हैं कोफ्ते बनाने, ठीक है ना? दीदी के हाथ का बनाया कोफ्ता जिंदाबाद। ई का है? अरे ये कटहल का कोफ्ता ये सब हम नहीं खाते हैं, पता है ना आपको? काहे बनाई है? आप ही खाइए वाहियात खाना, हम नहीं खाएंगे। माधव, माधव, ऐसे खाने से नहीं उठते। हमको पहले से ही पता था कि तुमको ये कोफ्ता वोफ्ता तनी को नहीं पसंद। यही से हम तुम्हारे लिए पालक पनीर बनाए हैं। ये तो खाओगे ना? हाँ, वो खा लेंगे। बेटा, जो तुमको पसंद नहीं है वो खाने का कौन जबरदस्ती कर रहा है तुमसे? बाकी बेटा, खाने को हमेशा आदर देना चाहिए। क्या खाना तुम? बाबूजी, देखिएगा कल को यही कोफ्ता जब सरोजा बनाएगी ना, तो बड़े चाव से खाएंगे और सारे नखरे भी भूल जाएंगे। देखिए भैया, ऐसा कभी नहीं होगा, समझे? सरोजा को भी हमारा नखरा सहना पड़ेगा। हम नहीं सहेंगे उसका नखरा वखरा। भाई शादी करके उसे अपने घर पे ला रहे, ऐसे कैसे सहे उसका नखरा? और हाँ, अगर वो कभी भी अपना कायदा चलाई ना, छोड़ आएंगे उसे अपने अम्मा के घर पे, फिर पढ़ाती लिखाती रहेगी वहां पर। आई बड़ी। हाँ। अरे सुब सुब बोलो, ये सर सगुन के समय में अनाप शनाप काहे बोल रहे हो? क्या बात बेटा? कोनो बात भई है का? अब नहीं नहीं अम्मा, कुछ नहीं। एक बार बहू को घर पे आ जाने दो। जिस दिन उन्हें अपना बेटा हमारी गोद में रख दिया ना, उस दिन तुम सबका नखरा हवा हो जाएंगे। उस दिन से इस घर पे सिर्फ हमारे पोते का और हमारी बहू का राज चलेगा। बड़के बाबूजी, एक बात पूछें? हाँ हाँ पूछो। ये पोते का बात तो हमका समझ में आता है, लेकिन ये बहू के राज चलने के बाद समझ नहीं आया हमका। वो इसलिए बेटा कि जब कोई बहू बेटे के रूप में वंश को आगे बढ़ाती है तो पूरा कुल उसका ऋणी हो जाता है। बिल्कुल, पूरे कुल पर उका एहसान चढ़ जाता है और तभी जाए करके एक औरत की असली सेवा पूरी होती है। समझे? बिल्कुल। बेटा ही चाहिए। उनसे हमारी बात हो जाती तो उनको हम बता भी देते। उनकी भेजी हुई साड़ी हमें कितनी पसंद आई, उनसे तो हमारी बात ही नहीं हो पा रही है। हो सकता है कि का फोन डिस्चार्ज हो गया हो। सरोजा बेटी, ये देखो, बाल गोपाल का सोने का मुकुट। जानती हो, जब हमें पहली बार पता चला कि हमारे घर बाल गोपाल आने वाले, तब हमने ये मुकुट उनके लिए बनाया था, ये सोचकर कि हमारे घर जब पहला बच्चा बेटा होगा तो ये मुकुट हम उसे पहनाएंगे। लेकिन समय के साथ साथ हमें अपना भूल का पता चला। बेटी और बेटे का जो भ्रम हमारे मन में था वो धीरे धीरे दूर हो गया। आज हम फक्र के साथ ये कह सकते हैं, एक बेटी अपनी 20 साल की उम्र तक
अपने माँ बाप को जो सुख दे देती है ना, वो दो बेटे मिलकर पूरे जीवन में नहीं दे पाते। तुम्हारे जन्म के समय हम ये मुकुट तुमको पहना नहीं पाए, इसलिए आज ये हम तुम्हारे हवाले करते हैं बेटे। जो भूल हमने अपने जीवन में की, हम चाहते हैं कि तुम वो भूल मत करना। अगर हमारी तरह तुम्हें भी पहली संतान बेटी हुई तो बेटा ये मुकुट तुमसे जरूर पहनाना। हमारी आत्मा को बहुत शांति मिलेगी। जानती हो सरोजा की मां, आज सरोजा की वजह से हमारा जीवन तो धन्य है। आज इसी की वजह से हमें कन्यादान का जो पुण्य मिला है। ठीक कह रहे हैं जी आप, इस महादान से हमको तो पुण्य की प्राप्ति होगी ही, पर गिरजापति राय खानदान का तो काया ही पलट हो जाएगा। देख लेना, हमारी सरोजा उनके घर में साक्षात लक्ष्मी और सरस्वती के रूप में जाएगी। एक बात और, जैसे हमारा ये घर सरोजा का हमेशा से ऋणी रहेगा, ठीक उसी तरह राय परिवार और उनका खानदान पीढ़ी दर पीढ़ी सरोजा का ऋणी रहेगा, है ना बेटी? गिरजापति के खानदान की ऋणी बनने का क्या जरूरत है? क्या किया है जो दिन रात उनके नाम की माला जपती रहती हो? ना जाने कौन सा पट्टी पढ़ाए है ये पुरेश्वरी ने तो को। हमने जेठ जेठानी ने हमने लिए क्या किया है ये हम ही जानते हैं। संग्राम के बाबूजी अचानक घर छोड़ के चले जाने के बाद से वे हमको सहारा दिए है। अगर वो हमको सहारा ना दिए होते तो आज हम जिंदा नहीं होते माई। और माई, तुम नहीं समझती हो, जीजी हमको और हमारे बच्चों को अपने जान प्राण से ज्यादा मानती है। हाँ, अब तुम्हारा आदमी अचानक तुमको छोड़कर चला गया तो क्या अपने संग जमीन जायदाद और हिस्सों ले गया? ये पगली ये बात काहे नहीं समझती कि वो तुम्हारे वास्ते हिस्सा छोड़ के गया है, समझी का? हम क्या करेंगे वो सब जमीन जायदाद का माई? जमीन जायदाद से जिंदगी थोड़ी ना बनती है। जिंदगी तो मान सम्मान प्रेम भाव से मिलती है। अगर कोई पूछने वाला ही ना हो तो क्या फायदा उस जमीन जायदाद का? बताओ माई। माई, तुम नहीं समझोगी, जब वो घर छोड़कर चले गए थे तो हमारे बच्चे मुंह खोलने के लायक भी नहीं थे। लेकिन आज बल्लिया संग्राम को देख लो, कौन कह सकता है उनके सर पर उनके बाप का साया नहीं है? घर में बराबरी का दर्जा है, समाज में इज्जत है, पहचान है, और इन सब के पीछे उनके बाप की छोड़ी जमीन नहीं है। ये सब तो जेठ जी की दी हुई छाया से मिली। ये बात जान लो भाई, आज हमने जीवन में जो कुछ भी है वो जेठ जी की वजह से ही है। कलावती, देख लेना, अरे एक दिन ना वो सब कुछ ना हड़प। बस माई बस माई बस, ये है कारण है माई, हमको तुम्हारा ये आना बिल्कुल पसंद नहीं है। अब चुपचाप सो जाओ, रात बहुत हो गई है। और हाँ, तुम जो सोचती हो ना माई,
भूल कर भी अपनी जबान से मत निकालना। और हाँ, कल गौना का शुभ दिन है, तुम्हारे कारण कोनो भी घर नहीं आना चाहिए। अरे वाह, अरे हमरी बिलाई और हम पर ही मियाऊं, हमका सिखा रही हो? देख लेना कलावती, देख लेना। भले ही आज तुम हमारी बात नहीं समझ रही हो, एक दिन ना बहुत पछताओ। उस दिन ना तुमको हमारी बहुत याद आई। देख लेना कलावती, ये बार ना हम तुम्हारी आंख खोल कर जाएंगे यहाँ से, समझी का तुम? ये जान लो माई, ये घर की खुशी और सुख चैन की खातिर हम कुछ कर सकते हैं। अगर तुम रुकावट पैदा करने की कोशिश भी की, हम तुमसे भी लड़ जाएंगे। बहुत गुरूर है ना अपने ऊपर और ये घर के लोगन के ऊपर। देखते हैं कलावती, देखते हैं आने वाला वक्त ना हवा का रुख कैसे